गाइस, देखिए हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। पिछले जो लेक्चर हुए हैं, दो लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करा है, डिटेल में देखा है हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, या उसे ही कहते हैं हम, दैट इज स्पेस आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में या स्पेस आइसोमेरिज्म में लोकेशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो जाती है। लोकेशन ऑफ बॉन्ड चेंज हो जाना उसे कहते हैं हम, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और देन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखेंगे, जो कि सूडो आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वन इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज ए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है, इट इज ड्यू टू द restricted rotations, it is due to the restricted rotations about the, it is due to the restricted rotations। अब ये restricted rotation कहाँ कहाँ पे हो सकता है? that is about the double bond, about the double bonds। जो double bonds हो गए, उस double bonds के about में restricted rotations होगा, या फिर रिंग के अबाउट में भी डिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं। तो दैट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड और द रिंग व्हिच इज कॉल्ड एज, जिसे कहते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा अबाउट द डबल बॉन्ड और दी रिंग, या फिर डिफरेंट जो रहेगा वो एरियल डिस्टेंस भी डिफरेंट रहेगा। और चलिए आगे लिख देता हूं क्या पे, एंड डिफरेंट दी एरियल डिस्टेंस, एंड डिफरेंट दी एरियल डिस्टेंस। अब ये एरियल डिस्टेंस क्या होता है देखेंगे हम। यहाँ पे एरियल डिस्टेंस होगा। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताने के लिए कंडीशंस है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट एरियल डिस्टेंस होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस सेम नहीं होना चाहिए, मतलब L1 इज इक्वल टू नहीं होना चाहिए L1 इज नॉट इक्वल टू L2 होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां पे आएगा। अब सिंगल बॉन्ड अगर है किसी मॉलिक्यूल में अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो दो एटम्स जुड़े हुए हैं बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे तो फ्री रोटेशन है, यहाँ पे फ्री रोटेशन है। तो इस ऐसे मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, मतलब सुनिएगा, अब मेरे पास में यहाँ पे दो बॉन्ड है, दिख रहा है आपको साफ साफ दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आ जाए तो अब इसे रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो दोबारा से सुनिएगा कि पहली बात तो स्टेरियो आइसोमर्स होना चाहिए। स्टेरियो आइसोमर जिसमें लोकेशन डिफरेंट हो जाती है उसे कहते हैं हम स्टेरियो आइसोमर। दूसरी बात, वहां पे रोटेशन कैसा होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और तीसरी बात कि एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए, तभी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशंस है कि कौन कौन सी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होगा और कौन सी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा है कि ये डबल बॉन्ड में होगा। अब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लीजिए यहाँ पे। चलो मैंने ले लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि पाई बॉन्ड के अक्रॉस ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन होता है, तो पाई बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको इस कार्बन के दो बॉन्ड है, इस कार्बन के दो बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन और भी दो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ये कार्बन भी यहाँ पे दो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो पहला कार्बन हमने जो बनाया है, इसको अगर मैं यहाँ पे A जोड़ दूं और यहाँ पे क्या जोड़ दूं? B जोड़ दूं, और यहाँ पे भी A जोड़ दूं और B जोड़ दूं यहाँ पे, तो क्या इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? देखिए आप यहाँ पे, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। पहले ये देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा कब नहीं होगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशंस है, लेकिन ग्रुप भी देखिए कि अब कार्बन के दो हाथ बचे, उस दो हाथ में अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है,
यहाँ पे बी है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। सिमिलरली और देख लीजिए आप, यहाँ पे मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पे ए जोड़ दूं और यहाँ पे बी जोड़ दूं और यहाँ पे ए जोड़ दिया मैंने, अब यहाँ पे सी जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, बिल्कुल होगा, इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट थर्ड वन देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने ए जोड़ दिया, यहाँ पे बी जोड़ दिया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी लगा दिया, यहाँ पे डी लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, डी लगा दिया। अब चारों भी डिफरेंट हो गए, चारों भी डिफरेंट हो गए। अब चारों भी अगर डिफरेंट हो जाए तो इस केस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। और नेक्स्ट देखिए, अब चौथी केस देखिए, यहाँ पे मेरे पास में ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे भी क्या है, ए है, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जब एक, अब कार्बन के तो दो ही हाथ बचे, अगर वो दो हाथों में अगर सेम एटम हो जाए तो किधर भी रोटेट करो सेम हो जाएगा। अगर मैं इस एक को ऊपर ऊपर वहां पे ऊपर रोटेट कर दूं या नीचे रोटेट कर दूं तो सेम ही अपीयरेंस होने वाला है, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने वाला है, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आप, मेरे पास में 1 ब्यूटीन है, कौन सा एग्जांपल से यहाँ पे 1 ब्यूटीन। अगर मैं 1 ब्यूटीन की अगर बात करूं तो ये देखिए 1 ब्यूटीन कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या होता है C2H5। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूं तो देख लीजिए किस तरीके से स्ट्रक्चर्स होगा। अगर मैं यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे कार्बन हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, बाद में कार्बन हो जाए, यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए C2H5 हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए H हो जाए। अब मैं इनको कैसे भी रोटेट कर दूं, देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में अगर मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया और ये हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट किया, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट किया, तो मॉलिक्यूल चेंज हुआ क्या, नहीं मॉलिक्यूल चेंज हुआ। मॉलिक्यूल चेंज होना चाहिए, मॉलिक्यूल अगर चेंज हो जाएगा अबाउट द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो क्या होता है, उस वक्त में नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म होता है, और उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल, केमिकल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट एंटायरली चेंज हो जाती है, उसी को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये वाली केस है, देखिए आप, ये वाली केस में ये ए ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो वही सेम मॉलिक्यूल्स होगा, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2 ब्यूटीन ले लीजिए, 2 ब्यूटीन किस तरीके से होगा, दैट इज CH3 बॉन्ड CH, सामने डबल बॉन्ड CH और सामने बॉन्ड क्या हो जाए CH3। चलिए मैं इसको बना के बताता हूं आपको, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जोड़ दिया CH3, और यहाँ पे क्या हो जाए मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाए CH3। अब देखो अगर ये A है मेरे पास तो ये क्या हो गया, B हो गया, अब ये A है मेरे पास तो ये B हो गया। अब इनकी पोजीशन चेंज करने पे नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो अगर मैं CH3 को ऊपर भेज दूं और यहाँ पे H को नीचे ला लूं यहाँ से, तो नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस जो 2 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता रहा है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो तीनों कंडीशंस है ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएगी, लेकिन ये वाली जो कंडीशंस है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताएगी। तो आपने ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। और ये चौथी कंडीशन भी जरूरी है कि कौन हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताएगा। अब चलिए एरियल डिस्टेंस क्या होता है, वो डिफरेंट कैसे होता है ये भी बता देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने A जोड़ दिया और यहाँ पे B जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए A है और यहाँ पे क्या है B है। अब आपने ये देखना है कि ये जो सेम एटम है, देखिए A के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस A है। अब ये A के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों के बीच में जो सेम एटम्स है इनके बीच में जो एरियल डिस्टेंस है मैंने मान लिया L1 है। कितना डिस्टेंस है, L1 है। दिख रहा है आपको साफ साफ, एरियल डिस्टेंस कितना हो गया, L1 हो गया। सिमिलरली अब मैं A को अपोजिट साइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे B आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, B होगा, A एज इट इज है, सिर्फ इसी को तो रोटेट किया है हमने। कैसे, ये देखिए ये एक स्टीरियो सेंटर है, इस स्टीरियो सेंटर के अबाउट हमने A को B की जगह पे भेज दिया और B को A की जगह पे भेज दिया। अब देखिए ये A को देख लो जी आप, पहले हमने A के रिस्पेक्ट में एरियल डिस्टेंस देखा है L1 है। अब ये A के रिस्पेक्ट में ही देखो आप एरियल डिस्टेंस देखो कितना हो गया, ये अब दोनों एरियल डिस्टेंस सेम है, ये पहली केस में दूसरी केस में नहीं है, एरियल डिस्टेंस चेंज हो गया। ये एरियल डिस्टेंस कितना हो गया, L2 हो गया। तो देखिए ये दोनों में L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है, एरियल डिस्टेंस में
L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है। कौन ज्यादा है कौन कौन कम है उससे कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन दोनों एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होने चाहिए। एरियल डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो जाए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अदरवाइज अगर एरियल डिस्टेंस सेम हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। तो देखिए आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एरियल डिस्टेंस ही चेंज हो गया। अगर एरियल डिस्टेंस चेंज हो जाए तो उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे, अदरवाइज उसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब अगर सेम एटम सेम साइड है तो उसे सिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिस कहते हैं। और सेम एटम अपोजिट साइड आ जाए तो उसे ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसमें एरियल डिस्टेंस सेम एटम में एरियल डिस्टेंस कम हो उसे कहेंगे हम सिस। देखिए एरियल डिस्टेंस कम है यहाँ पे तो उसे क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। अगर एरियल डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए, एरियल डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हम दैट इज ट्रांस। क्या कहते हैं? उसे ट्रांस कहते हैं। तो ये देखिए दिस आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कब नहीं होगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात, एरियल डिस्टेंस भी बता दिया। एरियल डिस्टेंस दोनों मॉलिक्यूल में सेम नहीं होना चाहिए। अगर एरियल डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी नहीं होंगे आपस में। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से सिस और ट्रांस है। इसके और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे मैंने मान लिया Br है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी Br हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए? H हो जाए। तो क्या ये कंपाउंड आइसोमेरिज्म बताएगा ज्योमेट्रिकल? बिल्कुल बताएगा। ये A है तो ये B है, ये A है तो ये B है। सेम कार्बन पे सेम एटम नहीं होना चाहिए। हाँ, अलग अलग कार्बन पे जो एडजेसेंट कार्बन पे है वहां पे सेम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें तो ये क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएगी? बिल्कुल बताएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी देखा है हमने यहाँ पे क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस बॉन्ड को तोड़ो, आप इस बॉन्ड को तोड़ दो और ये H को Br की जगह पे शिफ्ट कर दो और Br को H की जगह पे शिफ्ट कर दो। बस ऐसे ही तो करना है आपको। यहाँ पे ये कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे हो जाएगा Br, ये ऑलरेडी था Br, और यहाँ पे क्या रहेगा? H रहेगा। तो ये जो दो कंपाउंड्स है आपस में क्या रहेंगे? दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे कहेंगे हम दैट इज सेम एटम सेम साइड हो तो उसे कहते हैं सिस, सेम एटम अपोजिट साइड हो तो उसे कहते हैं ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सिस हो जाएगा। तो इसे कहेंगे हम सिस। देखिए यहाँ पे इसे क्या कहेंगे? सिस। अब ये पहला कार्बन है दूसरा कार्बन है तो 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो, तो लिखेंगे दैट इज 1 2 डायब्रोमो। सही है, दैट इज 1 2 डायब्रोमो। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2 है। तो 2 कार्बन वाला अल्कीन क्या होगा? इथीन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या होगा? दैट इज सिस बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सिस आइसोमर्स है। क्या हो जाएगा? सिस आइसोमर, दैट इज सिस 1 2 डायब्रोमो इथीन। इसे क्या बोलोगे आप? दैट इज बोलोगे ट्रांस, क्योंकि सेम एटम अपोजिट साइड है तो क्या बोलोगे? ट्रांस। ट्रांस के बाद में क्या बोलोगे? दैट इज 1 2 डायब्रोमो। सही है, 1 2 डायब्रोमो, 1 2 डायब्रोमो। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है और डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोलोगे? इथीन बोलोगे। इस तरीके से होता है, ये सिस और ये ट्रांस हो जाएगा। और भी कई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, ये मेरे पास में एग्जांपल्स है। यहाँ पे कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? CH3 जोड़ दिया। यहाँ पे क्या जोड़ दिया? यहाँ पे देखिए Cl है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया? H जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया? Cl जोड़ दिया। अब देखिए ये A है तो ये B है, ये A है तो ये C है। तो आप किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? दैट इज सेम एटम के रिस्पेक्ट में देखोगे, सिस और ट्रांस। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में? देखिए इसे कहेंगे हम दैट इज सिस, इसे क्या कहेंगे? सिस कहेंगे, सिस आइसोमर। अगर मैं इसी का ट्रांस आइसोमर अगर बना दूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ये तो CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? Cl रहेगा। अब आपको क्या करना है? इसको Cl को H की जगह पे लाना है और H को Cl की जगह पे भेजना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा और ये हो जाएगा H। देखिए सेम एटम अपोजिट साइड, सेम एटम अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा? दैट इज ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। तो ये सिस रहेगा, ये क्या रहेगा? ट्रांस रहेगा। सिमिलरली और भी कई एग्जांपल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, मैंने यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे COOH जोड़ दिया, अब यहाँ पे हमने फिर से H जोड़ दिया और यहाँ पे COOH जोड़ दिया। तो इस कंपाउंड को कहते हैं दैट इज मैलिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं इसको? मैलिक एसिड। कौन सा आइसोमर है ये? दैट इज सिस आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर। चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ये
सिस फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सेम, क्योंकि सेम एटम सेम साइड है, एरियल डिस्टेंस सेम एटम में कम है, तो दैट इज सिस आइसोमर हो जाएगा। इसी का अगर ट्रांस आइसोमर अगर आप बना लो तो अलग कंपाउंड हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मेरे पास H हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाए COOH, अब यहाँ पे क्या हो जाए H हो जाए और ऊपर क्या हो जाए COOH। अब ये मैलिक एसिड नहीं बचा, ये हो गया फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा एसिड हो गया? फ्यूमेरिक एसिड। नाम ही बदल गया, नाम बदल गया देखो, क्योंकि ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। अब नाम बदल गया तो प्रॉपर्टीज क्या होगी? चेंज होगी। डायपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? यहाँ पे चेंज हो जाने वाली है। ठीक है, समझ में आ रही बात है आपको? सिंपल थिंग्स है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए मैं आपको कब सिस होगा कब ट्रांस होगा ये भी बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पे लिख देता हूं कंपाउंड, यहाँ पे लिख देते हैं कंपाउंड, और कब सिस होगा कब ट्रांस होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। विच आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ए हो जाए और यहाँ पे भी क्या हो जाए? बी हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए? ए हो जाए और यहाँ पे बी हो जाए, तो आप यहाँ पे सिस और ट्रांस देख सकते हो बिल्कुल। या तो ए के रिस्पेक्ट में देखो या बी के रिस्पेक्ट में देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एटम के रिस्पेक्ट में देख लो आप, सेम साइड है तो सिस बोलोगे, अपोजिट साइड है तो क्या बोलोगे? ट्रांस बोलोगे। तो इस केस में आप सिस और ट्रांस देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो सिस और ट्रांस। अब चलिए दूसरी कंडीशन देखिए। यहाँ पे दूसरी कंडीशंस में देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास ए हो जाए, यहाँ पे बी हो जाए और यहाँ पे ए हो जाए और यहाँ पे सी हो जाए। अब सिस और ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में देखोगे आप? ए के रिस्पेक्ट में देखो। ए अगर सेम साइड है तो सिस बोल दो, और ए अगर अपोजिट साइड है तो दैट इज ट्रांस बोल दो। ए सी और बी का कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे रूल है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिस और क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस और ट्रांस। अब देखो तीसरी कंडीशन देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे मैंने सी जोड़ दिया, यहाँ पे डी जोड़ दिया। अब सी मतलब ये कार्बन मत समझिए आप इसे। चलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डी और ये ई कर देता हूँ, ताकि आपको, अब देखो चारों भी डिफरेंट है, चारों भी डिफरेंट है। अब किसके रिस्पेक्ट में सी और सिस और ट्रांस देखोगे आप? अब थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। मुश्किल मतलब मुश्किल नहीं है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे अलग टाइप का नॉमेनक्लेचर देखना पड़ेगा, अलग टाइप के आइसोमर देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे दो सेम थे तो दो सेम एटम के रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस देख रहे थे, लेकिन अगर चारों भी डिफरेंट हो जाए तो इस केस में हम इजेड देखते हैं। क्या देखते हैं? इजेड सिस्टम जो है आइसोमर्स का वो देखते हैं, इजेड। अब सुनिएगा कि ये जो ई है, ये ई का मतलब होता है दैट इज एंडजेसन। ई का मतलब क्या होता है? जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड एंडजेसन, और एंडजेसन का मतलब होता है अपोजिट। एंडजेसन का मतलब क्या होता है? अपोजिट। और दूसरा जो है जेड है, जेड का मतलब होता है दैट इज जॉसमन। क्या हो जाएगा? जॉसमन। क्या हो जाएगा? जॉसमन। और जॉसमन का मतलब होता है टुगेदर या सेम बोल सकते हैं हम यहाँ पे। क्या बोलोगे? सेम बोलोगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ई का मतलब होता है एंडजेसन और जेड का मतलब होता है जॉसमन। एंडजेसन का मतलब होता है अपोजिट और जॉसमन का मतलब होता है, जेड का मतलब होता है सेम। इसका ये मतलब है कि ये जो इजेड नेम है या इजेड जो सिस्टम है, इसमें कुछ रूल है, जिसको रूल को कहते हैं सीआईपी रूल। वो सीआईपी रूल देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि सीआईपी रूल डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी। एक्चुअली ये जो इजेड नॉमेनक्लेचर कैसे है कि जो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अगर सेम साइड हो जाए, देखिए यहाँ से ये तो बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पे ए अगर सेम साइड है तो सिस बोल दोगे, अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोल दोगे। अब यहाँ पे देखिए दो सेम है तो ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर ए सेम साइड है तो सिस बोल दोगे, ए अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोल दोगे। लेकिन चारों भी डिफरेंट हो जाए तो वहां पे हमको इजेड देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? इजेड। अब ई का मतलब होता है एंडजेसन मतलब अपोजिट, और जी का मतलब होता है जॉसमन, बोले तो सेम। अब यहाँ पे सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अगर सेम साइड हो जाए तो उसे जेड कहते हैं। सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड हो जाए तो उसे जेड कहते हैं, और सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? दैट इज ई कहते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रायोरिटी, तो ये प्रायोरिटी होती क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी? तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं जिसे हम सीआईपी रूल कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे हम सीआईपी रूल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है सीआईपी रूल देख लेते हैं कि दैट इज हाउ टू डिसाइड द प्रायोरिटी में। अब ई जेड कब देखोगे, आपको पता चल गया कि ई और जेड नॉमेनक्लेचर कब देखना है। तो उसके लिए हमें देखनी पड़ती है कि प्रायोरिटी एटम्स,
जिस एटम्स की और ग्रुप ऑफ एटम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको नंबर 1 देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे हम कौन से रूल से, CIP रूल से। तो देखिए CIP रूल क्या होते हैं, हाउ टू डिसाइड दी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का जो है रूल है कि हम प्रायोरिटी जो डिसाइड करते हैं वो कौन से रूल से डिसाइड करते हैं, दैट इज CIP रूल से डिसाइड करते हैं। CIP जो रूल है वो दैट इज कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये सिस्टम को बनाया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दैट इज CIP रूल। तो देखिए CIP रूल में रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, एटम्स ऑफ, और ग्रुप्स बोल सकते हो आप यहाँ पे, एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, विच एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर। देखिए जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, हायर है, सॉरी, दैट इज एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर गिवन प्रायोरिटी 1, गिवन नंबर 1 बोल सकते हो, उसको नंबर क्या देना है आपको, गिवन नंबर 1। मतलब जो ऐसे हमारे पास में आप देख लीजिए, अगर 2 एटम्स है, 2 एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 1 होगी, मतलब उसको नंबर क्या देना है आपको, 1 देना है। तो ऑब्वियसली सेकंड जो हो जाएगा उसका नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब देखते हैं हम तो कार्बन के तो हमारे पास में 2 ही हाथ है ना, यहाँ पे 2 हाथ, जो 2 बॉन्ड है वो 2 बॉन्ड दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिसे सिंगल एटम से जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं जिसकी हमें प्रायोरिटी देखनी है वो तो 2 ही हो गए ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ऐसे नहीं, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास में अगर मान लीजिए ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने यहाँ पे आयोडीन जोड़ दिया, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया, और यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, दैट इज Br जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब अगर हमें देखो चारों एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है तो हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस 2 एटम की प्रायोरिटी डिसाइड कर देंगे हम। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो आपको पता है कि आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अब अगर दूसरे 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम में अगर बात की जाए तो क्लोरीन और Br में Br की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है। तो आप देख लीजिए Br का एटॉमिक नंबर किससे ज्यादा है, Cl से ज्यादा है। तो दोबारा से बना लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बात समझ में आ गया आपको कि ये जो एटम्स है ये क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें ये नंबर 1 हो जाएगा और इसमें ये क्या नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, ये देखिए कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे नंबर 1 आ गया, यहाँ पे नंबर 1 आ गया, यहाँ पे नंबर क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे ऊपर क्या आ गया नंबर, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो आप सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो देखो सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड है या अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, क्या हो जाए, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड हो जाए तो इसे क्या बोलोगे आप, ई, क्या बोलोगे इसे, ई आइसोमर बोलोगे, सही है। इसे क्या बोलोगे आप, ई आइसोमर। हाँ, अगर ये सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अगर सेम साइड हो जाते तो उसे क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। तो इसका जेड भी बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में जो कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड रहेगा हमारे पास में, ई कंपाउंड रहेगा। अगर मैं जेड की अगर बात करूं, इसके अगर जेड बनाने की कोशिश करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे Cl रहने दो, यहाँ पे Br रहने दो, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज फ्लोरीन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आयोडीन लगाना पड़ेगा। तो देखो सेम प्रायोरिटी के जो ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, सेम साइड आ जाएगी। जैसे कि ये Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज्यादा है, तो ऐसे नोमेनक्लेचर को क्या बोलोगे आप, जेड बोलोगे। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, जेड बोलोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो 2 कार्बन जो है उस 2 कार्बन से एक एटम ना जुड़ा होके एक ग्रुप ऑफ एटम अगर जुड़ा हो तो क्या करेंगे। तो आप क्या करना है कि देखिए, अगर कोई कार्बन से एक एटम ना जुड़ा होके बल्कि ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हो जाए तो क्या देखोगे आप, तो आप देखोगे पहला एटम देखोगे, उस ग्रुप ऑफ एटम का क्या देखोगे, पहला एटम देखोगे। अगर पहला एटम सेम हो जाए तो दूसरा एटम देखोगे, दूसरा एटम अगर सेम हो जाए तो तीसरा एटम देखोगे, तीसरा सेम हो जाए तो चौथा एटम देखोगे। कहां तक देखना है आपको, कि जब तक अंटिल दी 1 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इज कम से कम एक डिफरेंस का पॉइंट नहीं आ जाता तब तक क्या आपको देखना है। अगर कोई डिफरेंस का पॉइंट नहीं है तो मॉलिक्यूल सेम हो गया, तो आइसोमर्स होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको यहाँ पे, मतलब समझिएगा कि आपको वहां पे कम से कम एक डिफरेंस का पॉइंट आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते, यहाँ पे देखो मेरे पास में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है। अब मैंने यहाँ पे CH2OH जोड़ दिया, CH2OH जोड़ दिया, यहाँ पे CH2Cl जोड़ दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, दैट इज CH2NH2 जोड़ दिया,
CH2 NH2 जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, CH2 Br जोड़ दिया, CH2 Br जोड़ दिया। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है आपको। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका पहला आइटम कार्बन है, इसका भी पहला आइटम कार्बन है, इसका दूसरा आइटम हाइड्रोजन है, इसका भी दूसरा हाइड्रोजन है, अब इसका तीसरा आइटम क्लोरीन है, इसका तीसरा आइटम ऑक्सीजन है। तो आपको पता है क्लोरीन की प्रायोरिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्लोरीन की प्रायोरिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास में, इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये दूसरा, ये जो सेकंड है ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें ये पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन सेम हो गया। तीसरा आइटम देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो हमें पता है कि ब्रोमीन की जो प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है प्रायोरिटी की, ये जो प्रायोरिटी है ब्रोमीन की ज्यादा है किससे, नाइट्रोजन से। तो ये वाला जो ग्रुप हो जाएगा, ये वाला जो ग्रुप हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली दूसरा जो ग्रुप है वो नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। दोबारा से बनाइए इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को दोबारा से बनाइए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा था, दैट इज 2 जोड़ा था, यहाँ पे क्या जोड़ा था, 1 जोड़ा था। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए सेम प्रायोरिटी के जो ग्रुप्स है या आइटम्स है वो कौन से साइड है, सेम साइड है, सेम साइड है, तो इसे क्या बोलोगे, Z बोलोगे, इसे क्या बोलोगे आप, Z। तो देखिए सिंपल है, ऐसे डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको नंबर 1 देना है, मतलब वो मोर प्रायर रहेगा, मोर प्रायर मतलब जिसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये CIP रूल है, ये क्या है, CIP रूल। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर एटॉमिक नंबर ही सेम हो जाए, तो एटॉमिक नंबर ही सेम हो जाए तो दैट इज लुक फॉर द एटॉमिक मास नंबर। फिर जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिसका एटॉमिक मास नंबर कम होगा। जैसे कि ट्रिटियम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन ड्यूटेरियम देन दैट ऑफ द प्रोटियम, या प्रोटियम बोलो या दैट इज प्रोटॉन बोलो। अभी देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो जाए, तो जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट EZ में ही हम रूल नंबर 2 देख लेते हैं। अब हमें रूल नंबर 1 समझ में आ गया कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है, फॉर सेम एटॉमिक नंबर, फॉर सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अगर सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर ही क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो दैट इज, उसे कहते हैं हम दैट इज आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, आइसोटोप। जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं उन्हें कहते हैं हम आइसोटोप्स। तो इस केस में क्या करना है आपको, दैट इज लुक फॉर द एटॉमिक मास नंबर, लुक फॉर द एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। इस केस में क्या देखोगे आप, एटॉमिक मास नंबर देखोगे, एटॉमिक मास नंबर देखना है। जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्रिटियम की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन किससे, ड्यूटेरियम से, क्योंकि ये 1s3 है, ये 1s2 है, और ये क्या रहेगा, दैट इज 1h1 रहेगा, 1h1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है तो इसकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये आपको पता है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो CD3 की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी किससे, CD3 से, और CD3 की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी किससे, CH3 से। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 18 आइसोटोप्स है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी किससे, ऑक्सीजन 16 से, ऑक्सीजन 16 से। सिमिलरली यहाँ पे देखिएगा, सिमिलरली क्या हो सकता है, दैट इज क्लोरीन 37 की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, क्लोरीन 35 से। तो दिख रहा है आपको, जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, फॉर मल्टीपल बॉन्ड, फॉर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड को कैसे ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास में देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन को कैसे ट्रीट किया जाता है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस कार्बन की अगर बात करूं या दूसरी कार्बन की, चलिए एक ही कार्बन की जिसको स्टार दिया उस कार्बन की बात कर लेते हैं, अगर उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन को ऐसे माना जाएगा कि ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 2, और ये वाला कार्बन भी डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, ऐसे माना जाएगा उसे। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे देखो, मेरे पास में अगर यहाँ पे कोई कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका क्या मतलब है,
कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है बाय मींस ऑफ सिंगल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी दो कार्बन से जुड़ा है, दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे, ये ऑक्सीजन देखो दो कार्बन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन भी दो कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन भी कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, दो ऑक्सीजन से जुड़ा है। सिमिलरली और समझ में आएगा आपको, अगर मेरे पास में अगर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब होगा कि ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन भी 3 कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन से हो गया, अब ये 2 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन हो गए, ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। सिमिलरली ये भी क्या होगा, 3 कार्बन हो गए, ये क्या हो गए, 3 कार्बन हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ये बात ध्यान में रखना आपने कि रियल की जो प्रायोरिटी होती है, रियल जो होगा, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 टाइप्स होगा, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, वर्चुअल से ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, वर्चुअल से ज्यादा होगी। अब ये क्या है, रियल और वर्चुअल। तो देख लीजिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको CH यहाँ पे दिखाई दे रहा, CH3 यहाँ पे दिखाई दे रहा, CH3, तो ये जो कार्बन है एक्चुअल में 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में रियली जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से। लेकिन ये जो कार्बन है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वर्चुअली जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो है इसकी बात करें हम, तो ये चलिए मैं जिसको स्टार दिया उसकी बात करते थे, ये एक्चुअल में 2 कार्बन से जुड़ा है, ये वर्चुअली 2 कार्बन से जुड़ा है, इमेजिनरी 2 कार्बन से जुड़ा है। समझ में आ रही है? तो रियल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ द वर्चुअल, रियल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ द वर्चुअल। सो ये जो 3 रूल्स थे, ये बात ध्यान में रखिए आप। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 1 भी देखे हमने, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, अब सवाल ये आता है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होगा? नहीं, जहां कहीं भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपको समझ में आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इसमें भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाएगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है तो इसे कहते हैं हम इमाइंस। क्या कहते हैं, इमाइंस। ये बात ध्यान में रखिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन को मैंने यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया। इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। अब देखो ये सेम एटम सेम साइड है, सेम एटम सेम साइड है। इमाइन की केस देखो, आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की केस नहीं बोल रहा हूँ, इमाइन की केस देखो आप। अब जो सेम एटम जो सेम साइड है तो ये सिस होगा या ट्रांस होगा, तो हम इसे सिस कहेंगे, लेकिन ये इमाइन के केस में इसे सीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीन कहते हैं। सेम एटम सेम साइड हो जाए तो क्या कहेंगे, सीन कहेंगे। अगर अपोजिट साइड हो जाए तो देखो अपोजिट साइड भी देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन हो जाए मेरे पास, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाए, CH3 हो जाए। तो यहाँ पे सेम एटम सेम साइड हो गया, क्या अपोजिट साइड हो गया। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है एंटी, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एंटी। तो इसे हम एंटी बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। ऐसा भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में भी हो सकता है। इसे कहते हैं हम डायजो। क्या बोलते हैं इसे, डायजो। जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम दैट इज डायजो कंपाउंड। क्या कहते हैं उसे, डायजो कंपाउंड। चलिए डायजो कंपाउंड भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया या CH3 जोड़ दिया, चलिए CH3 जोड़ देता हूँ। यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, दिख रहा है आपको। अब लोन पेयर सेम साइड है, किसका रेफरेंस लोगे, लोन पेयर का रेफरेंस लोगे आप। लोन पेयर सेम साइड है तो क्या बोलोगे, सीन बोलोगे। क्या बोलोगे, सीन। अगर लोन पेयर अपोजिट साइड चली जाए, लोन पेयर अपोजिट साइड चली जाए, यहाँ पे लोन पेयर है और ये अपोजिट साइड चली जाए, यहाँ पे H हो जाए और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाए, CH3 हो जाए। क्या हो जाए, CH3 हो जाए। अब लोन पेयर अपोजिट साइड चली जाए तो इसे क्या बोलोगे आप, एंटी बोलोगे। इसे क्या बोलोगे आप, एंटी बोलोगे। तो ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के अबाउट भी हमने देखा है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कार्बन नाइट्रोजन जिसे इमाइंस कहते हैं उसके अबाउट भी देख लिया हमने, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी देख लिया जिसे हम डायजो कंपाउंड कहते हैं। हाँ, और सुनिएगा कि जहां पे रिंग आ जाए, और रिंग भी अगर आ जाए तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा। अगर कोई रिंग भी आ जाए, मान लीजिए कोई रिंग आ रही है, कोई रिंग आ रही है, तो रिंग के अबाउट भी क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाता है। तो वहीं पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास में देखिए रिंग है, यहाँ पे रिंग है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने H जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया,
यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, सही है। तो देखिए यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिंग के अबाउट भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर मुझे रोटेट करना है तो रिंग को तोड़ना पड़ेगा, रिंग को टूटेगी नहीं ना, समझ में आ गई, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। तो देखिए इसमें भी अगर सेम एटम सेम साइड है तो इसे क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सिस। अगर अपोजिट साइड हो जाए तो वो भी बता देता हूं, चलिए अपोजिट साइड हो जाए तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब ये यहाँ पे क्या हो जाए, Cl हो जाए, यहाँ पे H हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए मेरे पास, यहाँ पे H हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, Cl हो जाए, सही है। ये क्या हो जाए, Cl हो जाए। तो देखिए सेम प्रायोरिटी की नहीं, सेम एटम सेम साइड हो गए कि अपोजिट साइड हो गए, अपोजिट साइड हो गए, तो इसे क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। ये आपको बोलना पड़ेगा ट्रांस। अगर नॉमेनक्लेचर पूछा गया तो आपको बोलना पड़ेगा दिस आर द ट्रांस 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, सही है, क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन है। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, तो ये 1 क्लोरो, ये 2 क्लोरो, तो दैट इज 1 क्लोरो 3 क्लोरो, 1 क्लोरो और ये 3 क्लोरो, तो 1,3-डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। तो सी से क्या ट्रांस है वो बोलना पड़ेगा आपको, दैट इज सिस। अगर ये आ जाए 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन तो आपको बोलना पड़ेगा कि वो ट्रांस है करके, वो क्या है, ट्रांस है। तो आपको अगर टोटल आइसोमर पूछा गया आपको कोई कंपाउंड के, तो आपको टोटल आइसोमर्स बताने पड़ेंगे, टोटल आइसोमर्स बताने पड़ेंगे। हाँ, अगर स्ट्रक्चरल पूछा तो स्ट्रक्चरल बता दो, अगर आपको ज्योमेट्रिकल पूछा तो ज्योमेट्रिकल बता दो, या स्टीरियो पूछा तो स्टीरियो बता दो। तो आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड ले लेते हैं हम, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क, मुझे बताइएगा आप कि दैट इज C4H8 के टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल आइसोमर्स कितने होंगे। अब इसमें ज्योमेट्रिकल भी आ गए, स्ट्रक्चरल भी आ गए, सारे आ गए, ऑप्टिकल नहीं है। ऑप्टिकल की बात अभी ऑप्टिकल पढ़ा है नहीं, तो ऑप्टिकल की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मुझे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर तक के बताइएगा इस कंपाउंड के टोटल कितने आइसोमर्स होंगे, दैट इज हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। ये आपने प्रैक्टिस करना और देखना, चेक करना कि कितने आइसोमर्स होते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया हमारा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ पे हो सकता है, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताने के लिए पहली बात तो स्टीरियो आइसोमर्स होना चाहिए, दूसरी बात उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, तीसरी बात उसमें एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशंस भी देख लिए, कहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, कहाँ पे नहीं होगा। अगर एक कार्बन को अगर सेम एटम जुड़े हैं, दोनों भी सेम एटम है, ए है, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। तो सिस और ट्रांस कब देखोगे, ये भी बताया आपको मैंने। EZ कब देखोगे, जब चारों भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो जाए, तब EZ देखना है। EZ के लिए हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, सेम प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड हो जाए तो उसे जोसोमर या Z कहते हैं, और अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज E, दैट इज एंड जजन का मतलब होता है अपोजिट। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं हम, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं CIP रूल से, जिसे कान, एनगॉल्ड और प्रीलॉग ने दिया था, मिलके तीनों का कंट्रीब्यूशन है, तीनों ने साथ मिलके रूल बनाए थे। तो उसमें रूल नंबर 1 क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा, हायर होगा, उसको प्रायोरिटी 1 देना है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, दो ही तो एटम है वहां पे या दो ही ग्रुप ऑफ एटम है, तो उसको नंबर क्या देना है, 2 देना है। एग्जांपल देखें, अगर कोई कार्बन को, या जहां पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख रहे हैं वहां पे कोई एक सिंगल एटम ना जुड़ के ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हो, तो पहला एटम देखिए सेम हो जाए तो दूसरा एटम देखिए, दूसरा एटम सेम हो जाए तो तीसरा एटम देखिए, जब तक के कम से कम एक डिफरेंस का पॉइंट नहीं आया तब तक के आपको मूव करना है आगे। नेक्स्ट देखिए, अगर एटॉमिक नंबर ही सेम हो जाए तो लुक फॉर द एटॉमिक मास नंबर, जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। और मल्टीपल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, और वर्चुअल की प्रायोरिटी कम होती है देन रियल। अब यहाँ पे मैंने आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ही नहीं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में भी बता दिया आपको, इमाइन के केस में, लेकिन यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बोलना है, सिन और एंटी बोलना है, ठीक है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के केस में भी बता दिया, दैट इज डायजो कंपाउंड से, यहाँ पे भी सिन और एंटी बोलोगे। रिंग के अबाउट है, रिंग के अबाउट अगर है तो यहाँ पे सिस और ट्रांस बोलना पड़ेगा। सेम एटम सेम साइड तो दैट इज सिस, और सेम एटम अपोजिट साइड तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का होगा, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।